हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एजू बायोलॉजी। तो अब हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जो बीएससी थर्ड की जूलॉजी को जो बीएससी थर्ड में जो जूलॉजी का पेपर थर्ड है वो है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, ये हमारी सीरीज चलेगी। तो आज इसका फर्स्ट डे है, फर्स्ट लेसन है। तो हम आज इसमें अप्लाइड जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर एपीकल्चर पढ़ेंगे। तो हम एपीकल्चर में देखें तो ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले एपीकल्चर का इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर क्लासिफिकेशन, स्पीसीज, मेथड्स, एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशंस है ये सारे। देन आफ्टर सिलेक्शन कैसे किया जाए एपीकल्चर के लिए जो हनी बी का, तो मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शंस एंड इनका कंपोजिशन, जो प्रोडक्शन होगा उसका कंपोजिशन। तो हम देखते हैं कि एपीकल्चर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। एपीकल्चर यानी कि हनी बी का कल्चर, एपी यानी मधुमक्खी कह सकते हैं हम, मधुमक्खी पालन। तो इसमें हनी बी का कल्चर किया जाता है। हनी बी का कल्चर क्यों किया जाता है? ताकि उससे हम शहद प्राप्त कर सके। हनी बी फॉर हनी, हनी बी फॉर हनी। तो जो हनी है यह एक मतलब औषधीय पदार्थ है जिसका बहुत सी औषधियों में उपयोग किया जाता है। यह मतलब बहुत अच्छी औषधि है एक तरह से देखे तो हम। इसका जिक्र महापुराणों में भी किया गया है, रामायण जैसे महापुराणों में। तो नेक्स्ट हम देखें क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे हम हनी बी का। हनी बी में कोई भी हम जाति ले सकते हैं। तो मैंने ली है एपिस इंडिका। जब एपिस इंडिका होगी, जीनस तो इसका एक ही रहेगा, वो रहेगा एपिस। बट जो स्पीसीज है, इंडिका है तो इंडिका हो जाएगा, मेलिफेरा है तो मेलिफेरा हो जाएगा। स्पीसीज है इसकी मेलिफेरा। तो हम बात करें तो फाइलम है, तो फाइलम है इसका आर्थ्रोपोडा। देन आफ्टर हम बात करें क्लास, तो क्लास है इंसेक्टा। देन आफ्टर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर है इसका हाइमेनोप्टेरा। देन आफ्टर बात करें हम फैमिली की, तो फैमिली है इसकी एपीडी। तो हम आपको बता दें जो फैमिली होती है उसमें जो लास्ट का जो अनुलग्न होता है वो होता है एपी। ओके, तो ये है इसका क्लासिफिकेशन, यानी हमने इसकी बात करी इंट्रोडक्शन की, देन आफ्टर क्लासिफिकेशन की। अब बात करेंगे स्पीसीज इन आवर इंडिया, कि हमारे जो भारत में, इंडिया में कौन कौन सी स्पीसीज हनी बी की पाई जाती हैं, जिनका कल्चर किया जाता है वो पाई जाती है। तो आप इसको उतार सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक रहेंगे जिनको हम आज क्लास में क्लियर करेंगे। इन टॉपिक को नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम देखें स्पीसीज, हमारे देश में मुख्यतः 4 स्पीसीज पाई जाती है। तो हम उसका एक एक करके बात करेंगे। पहली है एपिस। एपिस तो इसका जीनस है, तो एपिस इसके साथ लगेगा क्योंकि इसका जो जीनस है वो एपिस ही रहेगा। तो हनी बी का जो जीनस है एपिस ही रहेगा, है ना। तो एपिस, देन आफ्टर डोर्सटा इज अ स्पीसीज। ठीक है, जो एपिस डोर्सटा है इसको हम रोक भी, इसके 3 नाम बताऊंगा आपको मैं। सारंग हनी बी, देन आफ्टर बोम्बारा। ठीक है, ये 3 नाम हैं। इस मधुमक्खी को इन 3 नाम से जाना जाता है। रोक भी बताऊंगा कि रोक भी इसको क्यों बोला जाता है। सारंग एंड बोम्बारा अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। रोग भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जुलाई एंड अगस्त महीने में ही चट्टानों से बाहर आती है। ये मैदानी क्षेत्रों में केवल सर्दियों के समय आती है एवं गर्मियों में ये चट्टानों में रहती है। बात करें एपिस डोर्सटा, ये बहुत ही गुस्सैल प्रकृति की होती हैं। इनसे जो शहद है वो भी अच्छी मात्रा में प्राप्त किया जाता है। वो प्राप्त किया जाता है 8 से 15 किलो।
प्राप्त किया जाता है हनी। ठीक है, हनी इससे 8 से 15 किलो प्राप्त किया जाता है। सेल प्रकृति की होती है। ठीक है, बात करते हैं शहद हो गया, इसकी प्रकृति हो गई। और बात करें कि ये जो एपिस डोर्साटा है, इसके अंदर तो इसकी छत्ते का जो अमाप होता है वो होता है 0.9 to 1.5 मीटर का इसका अमाप होता है। ये मधुमक्खियाँ बड़े बड़े अपने छत्ते बनाती हैं, क्योंकि जब इनसे शहद अधिक प्राप्त होगा तो ये छत्ते भी बड़े बनाएंगी। तो ये हो गई हमारी पहली एपिस डोर्साटा। मैं इसको लिखे रहने दूंगा, आप इसको है ना। नेक्स्ट हम बात करें एपिस इंडिका। मैं इसको घटते हुए क्रम में लिखूंगा ताकि आप इसका आसानी से याद कर सकें। ठीक है, जो एपिस इंडिका है इसको कहते हैं इंडियन हनी बी या फिर भारतीय मोना। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, इसको भारतीय मोना के नाम से जाना जाता है। भारतीय मोना के नाम से जाना जाता है। इसका साइज जो होता है 15 mm होता है। तो इसका साइज है वो 18 mm का होता है, 18 या 20 कह सकते हैं। ठीक है, इससे शहद है, शहद प्राप्त किया जाता है। इससे लगभग 3 से 4 किलो शहद। ठीक है, इसकी छत्ते का माप इससे छोटा होता है। बात करें, ये जो होती हैं शांत स्वभाव की मधुमक्खियां होती हैं। ठीक है, ये भी चट्टानों में रहती हैं। जब सर्दियों का मौसम आता है, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये अपने मैदानी क्षेत्रों में लौट आती है। ठीक है, ये हो गई हम अपनी एपिस इंडिका। और इतना ही। नेक्स्ट इसमें 3rd नंबर एपिस। मैं इसको आपको याद करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता सकता हूँ। एपिस फ्लोरिया है, एपिस फ्लोरिया। इसको हम बात करें तो ये मधुमक्खियां सबसे छोटे आमाप की होती हैं। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्मॉल बी। इसको जानते हैं स्मॉल बी के नाम से, स्मॉल बी। सबसे छोटे आमाप की मधुमक्खियां होती हैं। इन मधुमक्खियों के क्या होते हैं कि इनसे इनका जो छत्ता होता है बहुत ही छोटे आकार का होता है। इनसे हनी जो होता है वो केवल 250 ग्राम प्राप्त होता है। ये भी शांत स्वभाव की मधुमक्खियां होती हैं। और नेक्स्ट हम बात करें नंबर 4 एपिस मेलिफेरा। इसको बोलते हैं यूरोपियन बी। ये जो मधुमक्खियां होती हैं ये सबसे महत्वपूर्ण मधुमक्खियां हम कह सकते हैं। इनका जो कल्चर है वो अमेरिका एंड यूरोप में अधिकतर किया जाता है। ये जो होती है अपनी एपिस इंडिका के लगभग सेम हो, लेकिन ये जो है ना हनी ये जो हनी प्रोड्यूस करती हैं ये लगभग 10 गुना हनी किसकी कंपेरिजन में? एपिस इंडिका कंपेरिजन में 10 गुना हनी करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो इनका कल्चर अधिक किया जाएगा, 10 गुना साइज का अधिक होगा। ठीक है, ये छत्ते का निर्माण भी बहुत कम स्थान घेरे करती है। जैसे ये कोई स्पेस है ना, तो जैसे कि इनका छत्ता लगभग 1 फुट की कैप में बन जाएगी छत्ते। ये अधिकतर मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे सिनेमा हॉल, इनका कल्चर भी अधिक किया जाता है। सिनेमा हॉल की छतों पर जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े छत्ते लगे होते हैं, वो अधिकतर एपिस मेलिफेरा की स्पीसीज, एपिस मेलिफेरा स्पीसीज ही होती है, जो कि बड़े बड़े ताकि वो नुकसान भी नहीं पहुंचाती आज ज्यादा लोगों को। ये हो गई हमारी, ये हमारी स्पीसीज है 4। ठीक है, एपिस डोर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा। क्या है इसमें? डोर्साटा सबसे बड़ी, ठीक है, एपिस इंडिका उससे छोटी, एपिस मेलिफेरा फ्लोरिया सबसे छोटी, एंड एपिस मेलिफेरा यूरोपियन बी, ये भारतीय मोना के आकार की पाई जाती है। ठीक है, इसको कैसे याद करें मैं बताऊंगा आपको। डी फेम, ठीक है,
और चाहे तो इससे सीरियल याद रह जाएगा कि छोटी बड़ी का डी से रोसेटा, आई से इंडिका, एफ से फ्लोरिया, देन आफ्टर एम से मेलिफेरा। ठीक है, तो इनका साइज हो गया। तो मैं आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ठीक है, अगर आप चाहें नोट करना तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गई हमारी स्पीशीज भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स फॉर बी कीपिंग। देखो, जो मेथड्स हैं यानी कि मधुमक्खी को किस प्रकार से पाला जाता है, उसके कौन कौन से मेथड हैं, विधि है। तो दो विधि है, एक तो ओल्ड मेथड, प्राचीन विधि, कुछ भी बोल सकते हैं, ओल्ड इंडिविजुअल मेथड। सेकंड है मॉडर्न साइंटिफिक मेथड। देखो, जो ये मॉडर्न मेथड है ये ओल्ड मेथड से ही बना है, और इसमें कुछ अपग्रेड्स हुए हैं जो कि इसमें बने हैं। देखो मैं आप बताता हूँ कि ओल्ड मेथड में क्या होता है, किस प्रकार होता है और कब किया जाता था। तो पुराने जमाने में जो ये नहीं था मॉडर्न साइंटिफिक मेथड, तो इसी मेथड से शहद को प्राप्त किया जाता था। शहद को जैसे कि किसी भी पेड़ पर शहद छत्ता लगा हुआ है, तो कोई भी आदमी जाता, अपने शरीर पर मोटा कपड़ा लपेटता, नीचे घास या फिर कोई कपड़ा जलाकर धुआं करता, और वहां से मधुमक्खियां उड़ जाती, क्योंकि धुएं से मधुमक्खियां चली जाती है वह स्थान छोड़कर। तो वो उस छत्ते को तोड़ लेता और ले आता। तो इससे क्या होता, एक तो डंक मारने की संभावना होती मधुमक्खियों द्वारा। दूसरा, और वो क्या करता, शहद उस छत्ते को लाकर निचोड़ता और उसके शहद प्राप्त करता। निचोड़ने से क्या होता कि जो मधुमक्खियों का जो प्यूपा है एवं उसके जो और भी जो प्राप्त उसके जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो शहद में चले जाते, शहद अशुद्ध होता एवं उसका उपयोग होता। बट इसका उपयोग किया जाता था, धीरे धीरे इस मेथड को भी अपग्रेड किया गया। इसमें जैसे लोगों ने क्या किया, सिंदूक और घड़ों में इसको करने लगे। बट वो क्या करते, कोई भी स्थान पर सिंदूक के घड़े कर देते, कुछ दिनों बाद मधुमक्खियां उसमें अपना छत्ता बनाती। लेकिन इसमें जरूरी नहीं था कि मधुमक्खियां उसमें आकर छत्ता बनाए, ना तो कुछ उसमें आकर्षण होता मधुमक्खियों के लिए, ना कुछ और। इसको अपग्रेड करके मॉडर्न साइंटिफिक मेथड प्रोड्यूस किया गया। तो इसमें क्या हुआ, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड में वही जैसे इस मेथड में घड़े का उपयोग किया जाता था, इसके अंदर कृत्रिम छत्तों का निर्माण कर दिया गया, आर्टिफिशियल हाइव, बी हाइव। ठीक है, तो आर्टिफिशियल बी हाइव का इसमें उपयोग किया गया। क्या किया जाता, इसको कुछ इस प्रकार से बनाया जाता कि मधुमक्खियां इसकी ओर आकर्षित हो, एवं इस मॉडर्न साइंटिफिक मेथड में कि मधुमक्खियां आकर्षित हो और वहां पर अपना छत्ता बनाए। आर्टिफिशियल बी हाइव में वो बीच में कुछ फ्रेम्स होती हैं जो कि छत्ते बनाते हैं, पूरा एक छत्ता होता है, इसके अंदर पूरी सेफ्टी होती है, पूरे औजार से किया जाता है। इसमें ना ही तो अपशिष्ट पदार्थों का आने का खतरा, ना ही प्यूपा जैसे गंदगी आती है शहद में, जिससे कि इससे शहद जो प्राप्त होगा वो शुद्ध प्राप्त होगा, जिसका उपयोग हम अच्छी तरीके से औषधीय दवाइयों में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई मेथड। अब बात करते हैं, ये तो हो गए इसके मेथड्स। अब एप्लियंसेस, ठीक है, ये देखो ये है टॉपिक एप्लियंसेस। अब इसमें क्या है कि जो आर्टिफिशियल बी हाइव बनाया गया वो किस प्रकार से बनाया गया, उसकी स्ट्रक्चर क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें एप्लियंसेस यानी उपकरण, बोल सकते शायद उपकरण होता है एप्लियंसेस यानी। तो आर्टिफिशियल बी हाइव फर्स्ट ऑफ ऑल है आर्टिफिशियल बी हाइव, यानी कि छत्ते की बाह्य संरचना कर सकते हैं हम। तो आर्टिफिशियल बी हाइव, एक इसमें ट्रॉपिकल भी होता है जो कि इस
इसकी तुलना में छोटा होता है, इसमें कम फ्रेम आते हैं, 3 से 4 या फिर 5 फ्रेम आते हैं। आर्टिफिशियल बी हाइव, कृत्रिम छत्ता। तो इसके अंदर क्या है कि जो मधुमक्खियां हैं उनके लिए एक तो सबसे पहले उनको आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे लगा जाते हैं जिससे कि वो अपना छत्ता बनाए। दूसरा, आर्टिफिशियल बी हाइव जो दीवारें होती हैं, ये छत्ते, ये एक आउटर समझ लो, ये छत्ता है। तो अगर पार्ट बताऊं, पार्ट कौन कौन से हैं, देखो ये छत मान लो, ठीक है। ये इसके स्टैंड, देखो इसका स्टैंड जैसे कि होगा इसमें शायद, ये रहा स्टैंड, तो ये होगा स्टैंड, ठीक है। बॉटम, बॉटम ये वाला भाग होगा, ये होगा बॉटम, ठीक है। ब्रूड चैम्बर, इसके नीचे एक और पार्ट पाया जाता है, ब्रूड चैम्बर, जैसे शहद नीचे गिरे तो ये गैप होता है, इसमें ब्रूड चैम्बर। क्वीन एक्सक्यूटर, तो इसे जैसे कि मधुमक्खियों से वो शहद, मधुमक्खियों के मतलब आने जाने का गेट होता है ना उसका, इससे जो श्रमिक तो क्रॉस हो जाते हैं, बट रानी मक्खी क्रॉस नहीं हो पाती, जिससे वो छत्ता छोड़कर नहीं जाती। देन आफ्टर सुपर चैम्बर, इसके अंदर एक चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रेम्स बोलते हैं इसको, है ना, फ्रेम्स होगी इसमें, ये बोलते हैं सुपर चैम्बर। ये चैम्बर नहीं, ये वाला चैम्बर, ये वाला चैम्बर है, इसको बोलेंगे सुपर चैम्बर, जिसके अंदर फ्रेम्स रखी हुई होती है, इसके अंदर फ्रेम्स रहेंगी। हाई सेलिंग, इससे मतलब शायद प्राप्त होता है। टॉप कवर, ये टॉप कवर है। टॉप कवर की भी एक होती है स्थिति जिसमें कि जो टॉप कवर होता है इसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो जल आए, वर्षा हो तो वो जल बहकर निकल जाए, नहीं तो अगर ये जल रुकेगा तो यहाँ पर मच्छर वगैरह हो सकते हैं और नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको बना जाता है ऐसे। ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिफिशियल बी हाइव। नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आप इससे आप समझ सकते हो कि इस प्रकार का होता है। तो हम बात करें ट्रॉपिकल बी हाइव। तो ट्रॉपिकल बी हाइव के अंदर ये है, ये जो छत्ता है, छत्ता यही होगा, ये स्ट्रक्चर होगी, बट इसमें फ्रेम्स कम आएंगी, ये हो जाएगा ट्रॉपिकल, ठीक है। तो हमने इसकी बात कर ली, इसमें पार्ट हो गई स्टैंड, बॉटम, ब्रूड चैम्बर, क्यून, सुपर चैम्बर, हाई सेलिंग, टॉप कवर। हनी एक्सकेटर, हनी एक्सकेटर क्या है, ये स्ट्रक्चर है हनी एक्सकेटर, जैसे कि इधर से जो ये टंकी, ये मतलब ऐसे होती है, ये स्टैंड हो गया इसका। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एक बार समझ सकते हो आप। तो यहाँ पर होता है एक बर्तन जिसके अंदर शहद इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर मान लो आप, ये स्टैंड, इसके मतलब खड़ा करने के लिए। तो क्या होगा, जो फ्रेम्स होंगी उसके अंदर, आर्टिफिशियल बी हाइव के अंदर फ्रेम्स होगी, इसके अंदर मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, तो उनको इन खांचों में सेट कर दिया जाएगा। अब ये ऐसे घूमेगा, रोटेट होगा तो शहद होगा वो निकल के पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर लगी होगी ये ठूठी, यहाँ पर होती है, यहाँ पर इसे यहाँ पर मान लो अभी ठूठी यहाँ पर होती है, ठीक है। और यहाँ से शहद इस बर्तन में आ जाएगा, इस पोट में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार शहद इकट्ठा किया जाता है। अब इसमें क्या फायदा होगा, एक तो जो इनकी जो लार्वा वगैरह होगी वो नहीं आएंगी, यहाँ पर कुछ लगे होते हैं, जैसे छनकर आ जाए तो छन जाए यहाँ से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होगी किसकी, हनी एक्सकेटर की। इससे मतलब नेक्स्ट हम बात करें नाइफ। नाइफ क्या काम आता है, मधुमक्खियां जब शहद का फॉर्मेशन करती हैं तो वो शहद को सेल्स, जो उसकी सेल्स होती हैं, क्या नाम है, छत्ते की सेल्स होती है हाइव की, तो उसके अंदर फिट कर देती है शहद को, फिर वो ठंडा करती है पंखों की सहायता से। देन आफ्टर उसके ऊपर मोम लगा देती है। मोम क्या होता है, एक प्लास्टिक जैसे पदार्थ होता है जो कि वो अपने मुंह में चबाकर वापस निकाल देती है, और वो मोम बन जाता है, और उसको सेल्स को कवर कर दिया जाता है। उस सेल्स को कवर करने से क्या होगा कि शहद बाहर नहीं निकलेगा और वो मोम वहां पर लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया नाइफ का कार्य क्या है। अब वो शहद मतलब वो जम जाता है अच्छी तरीके से, तो उसको क्या है, नाइफ की सहायता से हटा दिया जाता है, खुरच कर।
जिससे कि शहद निकाला जा सके। तो ये हो गया नाइफ का काम। अदर हम बात करें अदर मिसलेनियस उपकरण, तो उसमें फर्स्ट जैसे हम बात करें कि बी वेल, बी वेल। नेक्स्ट हम बात करें स्मोकर, ग्लव्स और एक्सेट्रा, और भी इसमें उपकरण होते हैं। बी वेल तो क्या होता है, ये जैसे कि हम समझ ले कि कोट वगैरह होता है ये, जिस पर मधुमक्खी अपना डंक मारे तो वो अंदर बॉडी तक नहीं पहुंच पाता वो डंक। तो ये बी वेल से क्या होगा, जैसे कि जो वहां का पालन करता होगा, जो एपीकल्चर करेगा करने वाला, तो देखभाल करने वाला जो होगा, वो जब मधुमक्खियों को देखेगा या फिर उसको चेक करेगा तो मधुमक्खियां डंक मारी से खतरा होता है, तो ये बी वेल पहन लेगा तो डंक से उसकी सुरक्षा हो जाएगी। स्मोकर क्या होता है, ये धुआं करने का काम करता है। जब वो चेक करता है तो इसको लगा देता है, उससे मधुमक्खियां उड़ जाती हैं और वो डंक मारने का खतरा कम हो जाता है। ग्लव्स से थोड़ी हाथ की सेफ्टी रहती है, इसलिए ग्लव्स पहना जाता है ना। ये ग्लव्स की बात होगी। तो ये हो गए इसके उपकरण। देन आफ्टर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ हनी बी। तो हम देखें कि जो सिलेक्शन होता है, अब सिलेक्शन में क्या होगा कि हनी बी का जो सिलेक्शन होगा हमको किस प्रकार से करना चाहिए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि सिलेक्शन में एक तो मेन पॉइंट क्या है जिसे हम सिलेक्शन करें, और फिर उसके बाद मेंटेनेंस की देख रेख वगैरह। सिलेक्शन में क्या होगा कि जो मधुमक्खियां होंगी, ऐसी मधुमक्खियों का चयन किया जाए जो मधुमक्खियां शांत स्वभाव की हो, जिससे डंक मारने का खतरा कम हो जाए। और दूसरी हम बात करें कि जो मधुमक्खियां हों वो एक साथ काम करने के लिए परिपक्व हों। और बात करें कि रानी मक्खी का ऑर्डर माने। नेक्स्ट बात करें वो अपना छत्ता बनाने में सक्षम हो, शहद लाने में सक्षम हो, अच्छा मकरंद लाने में सक्षम हो, अच्छा फूल पहचान सके। तो जो ऐसी मधुमक्खियां होंगी उनका चयन किया जाएगा। ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है इसकी चयन करने की, सरल भी है और वैसे देखे तो टिपिकल भी है। तो सिलेक्शन की बात होगी। मेंटेनेंस इसका बहुत जरूरी है, इसकी देख रेख बहुत जरूरी है। अगर हम उस छत्ते का देख रेख कृत्रिम छत्ते की देख रेख नहीं करेंगे तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। क्या क्या दिक्कत हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम बात करेंगे अगर उस छत्ते में 2 रानी मक्खियां आ जाएगी तो वो छत्ता बेकार कर देंगी। उससे क्या होगा, छत्ता नहीं बन पाएगा, सारे लड़ाई करने लग जाएंगे, सारी आपस में 2 गुट हो जाएंगे उस छत्ते के अंदर ही। तो ये ध्यान रखा जाए कि उस छत्ते के अंदर 2 रानी मक्खियां ना हो गई हो। अगर 2 रानी मक्खियां हो गई हो तो एक रानी मक्खी को उड़ा दिया जाए, जिससे कि एक रानी मक्खी बच जाए। दूसरा, अगर उस छत्ते में संख्या अधिक हो गई हो श्रमिकों की, तो जो 2 रानी मक्खियां हैं, एक रानी मक्खी को दूसरे उसमें सेट कर दिया जाए और वहां पर थोड़े श्रमिक छोड़ दिए जाए, जिससे उनके 2 अलग अलग छत्ते बन जाए और शहद अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सके। दूसरा बात करें कि जो छत्ते को छायादार भागों में रखा जाए ताकि उनको सरलता हो। तीसरा, अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं कि अब फिलहाल आसपास कोई भी फूल वगैरह की खेती नहीं है, तो उस स्थिति में लगभग 100 ग्राम चीनी, यानी 100 ग्राम तो शुगर, एंड लगभग 150 से 200 ml वाटर, इनको गर्म करके इसका घोल बनाया जाए, उसको रखा जाए ताकि उससे वो अपना मकरंद जैसे मतलब मीठा पदार्थ प्राप्त कर सके, ताकि उनको ज्यादा दिक्कत ना आए। ये केवल उस परिस्थिति में हो जब प्रतिकूल परिस्थितियां हो, जब मकरंद नहीं मिल रहा उनको। दूसरा, ये ध्यान रखा जाए कि जो हम जहां पर वो रखें, कृत्रिम छत्ते रखें, वहां से लगभग आधा मील से 1 मील तक की दूरी पर ही कोई ना कोई फूलों के बागान या फिर फूलों की खेती हो, ताकि उनको मकरंद लाने में आसानी हो। और हम बात करें एक उनकी बंदरों चींटियों से सुरक्षा हो। दूसरा, इनका नियमित रूप से देखभाल हो, इनका मतलब इनको धूप के समय तो छायादार स्थानों में रखा जाए, बाकी उसको कहीं भी रख सकते हैं। तीसरा, इसको जैसे कि कोई भी सड़क के किनारे वाले हिस्से में करना चाहिए ताकि इनको लाने ले जाने में शायद को दिक्कत ना हो।
तो ये होगी इसकी मेंटेनेंस यानी इसकी देखभाल किस प्रकार से की जा सके। अब बात करते हैं मेन प्रोडक्शन की, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है, प्रोडक्शन एंड कंपोजिशन। क्या क्या प्रोडक्शन होता है इससे और क्या क्या इसमें कंपोजिशन होता है, जो प्रोडक्शन होगा उनमें कंपोजिशन क्या क्या होगा। तो हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। नंबर 1 होता है हनी। नंबर 2 होता है वैक्स। हनी जो होता है, जैसे कि मधुमक्खियां मकरंद लाके मुंह में रखा, उसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह मिले और उसको शहद के रूप में कन्वर्ट कर दिया और उसको वापस शहद से भर दिया। भरने के बाद जो उसके ऊपर जो परत लगाएंगे ठंडा करके, वो होगी वैक्स की। तो ये हो जाएगा वैक्स और ये हो जाएगा हनी। हनी का तो औषधीय रूप में बहुत ही उपयोग है और हनी का मतलब अच्छी मार्केटिंग है हनी की भी। और देखिए वैक्स, अगर वैक्स का नहीं पता इसको बोलते हैं मोम। और जो मोम प्राप्त होगा हमको, वो जो मोम है वो सौंदर्य प्रसाधन की चीजों में प्रोडक्ट में बहुत उपयोगी है, इसलिए ये भी बहुत ही महंगा है। ये सहायक पदार्थ होता है जो हनी के साथ प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट कल्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि एप्लाइड जियोलॉजी का नेक्स्ट कोई चैप्टर होगा। तो अगर आप हमारी सीरीज को कंप्लीट देखते हैं तो आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम एवं बीएससी पार्ट 3 के जूलॉजी पेपर में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब